नूरपुर से हम फतेहपुर जाएंगे, ज्वाली जाएंगे, इंदौरा जाएंगे और अलग अलग जगहों पे हम रैलियां करेंगे और रोड शो करेंगे। ये सब आप लोग लाइव भी देखेंगे, पूरा देश देखेंगे। पर इसका एक ही मकसद है कि बेरोजगार जो घर में बैठ के तड़प रहा है, जिसको परेशानी है, जिसको लाचारी है, जिसको तड़पन है, जिस माँ को तड़पन है अपने बच्चे की, जिस पिता को तड़पन है अपने बच्चे की, जिस बहन को तड़पन है अपने भाई की, जिस भाई को तड़पन है अपनी बहन की, और जो बेरोजगारी के लिए परेशान है, रोजगार मांगने के लिए परेशान है, चिंता कर रहा है कि मैंने अलग अलग जगह जाके फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद भी रोजगार नहीं मिला। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिमाचल सरकार में हजारों पद जो सैंक्शन है वो खाली पड़े हैं। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि हजारों पदों को खाली रखा गया सैंक्शन होने के बाद, जबकि लाखों लोग बेरोजगार जो हैं वो लाइन में खड़े हैं कि हमें रोजगार दो। मुझे लगता है हमारे को इस चीज को बाहर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं होगा कि हजारों पद, तकरीबन 70-80 हजार पद खाली पड़ा है हिमाचल सरकार के पास, जो कि सैंक्शन है। और ये सबसे बड़ी लाचारी है एक बेरोजगार की कि कहीं ना कहीं ये सरकार टीवी पे रह के, रेडियो पे रह के लोगों की आवाज को दबाती है। और लोगों की आवाज को दबाने का काम किया गया है, उसी का परिणाम हुआ कि कुछ महीने पहले जब चुनाव हुआ तो 4 सीटों पे कांग्रेस की विजय हासिल की। कांग्रेस ने 4 सीटों पे अपना परचम लहराया। और मुझे ये लगता है कि अब बेरोजगार अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। हमने इस रोजगार यात्रा के साथ अपने नेता श्री राहुल गांधी जी की अनुमति से, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राजीव शुक्ला जी की अनुमति से इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। और ये ब्लूप्रिंट जो है उसको लेके हम घर घर में जाएंगे, हर बेरोजगार के पास जाएंगे, ताकि हर बेरोजगार इसके साथ जुड़ सके और उसको पता चले कि कितनी संवेदनशीलता है कांग्रेस पार्टी में। जब 2012 में विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने देश की पहली रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई थी, तो उन्होंने वायदा किया था, उन्होंने मैनिफेस्टो में डलवाया, वो कन्वीनर थे मैनिफेस्टो के, उन्होंने अर्ज की सोनिया गांधी जी से, हमारी नेता से, कि आप इसको मैनिफेस्टो में डालें कि जब तक बेरोजगार को रोजगार नहीं है तब तक बेरोजगार को भत्ता दिया जाए। कांग्रेस की सरकार जब बनी, बेरोजगारों के भत्ते के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का, तकरीबन 100 या 200-250 करोड़ रुपए का उस टाइम पे इंस्टेंटली प्रावधान होना था। उस प्रावधान को किया गया। बहुत ही दिक्कतों के बाद, बहुत ही कठिनाइयों के बाद बेरोजगार की आवाज को श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संवेदनशीलता से उस चीज को समझा और उसके बाद उस चीज को रखा। क्योंकि जब आपको सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान करना होता है तो बजट में आपको पैसा देखना होता है, फाइनेंस की हालत देखनी होती है। बेरोजगार के लिए उन्होंने एक बेरोजगारी भत्ते की अनाउंसमेंट की और आज तक वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो बेरोजगार को मिल रहा है। ये श्री GS बाली जी का प्रयत्न था, जो बेरोजगारी भत्ता पूरे प्रदेश को मिला और बेरोजगारी भत्ते के रूप में उनका मानना था। और जब उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी जी से अर्ज की, तब की सरकार से अर्ज की, कैबिनेट में लेके आए, तो उनकी अर्ज सिर्फ ये थी कि जब तक लोगों को रोजगार नहीं, तब तक कम से कम उनके पास कुछ पैसे हों ताकि वो जाके फॉर्म ले सकें, वो जाके कोचिंग ले सकें, जहां जाके उन्होंने इंटरव्यू देना है वहां का किराया वो खर्च सकें। जब तक उनको रोजगार नहीं है तो हम ऐसे चरण बनाएं कि बेरोजगारों को कुछ ना कुछ पैसा मिले जिससे वो अपनी कोचिंग वगैरह ले सके। वो जो प्रयत्न था उसको सरकार ने माना और सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की अनाउंसमेंट की। पिछली सरकार कांग्रेस ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और रोज नौकरियां निकाली। मुझे अपने पिताजी के जो डिपार्टमेंट है श्री GS बाली जी के, उसकी भी याद है कि हजारों नौकरियों की रोज जो घोषणाएं होती थी, जो नौकरियों की बात लोग करते थे, उन नौकरियों की बात करके उन्होंने रात दिन सिर्फ बात नहीं की, उनको अमली जामा पहनाया, हजारों लोगों को रोजगार दिया। आज हम उसी प्रयत्न को आगे लेके जा रहे हैं। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, मैं चाहूंगा कि इसको पूरा प्रदेश बड़ी गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयत्न है और कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी घोषणा है। 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड 0% ब्याज पे। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रदेश में 68 कंस्टिट्यूएंसियां हैं और 68 कंस्टिट्यूएंसियों में प्रति कंस्टिट्यूएंसी 10-10 करोड़ रुपया। उसका मतलब ये है
कि अगर 10-10 करोड़ रुपया हर कंस्टिट्यूंसी में 68 कंस्टिट्यूंसियों में मिलेगा तो उस कंस्टिट्यूंसी के अंदर हजारों लोग उस लोन को ले सकते हैं जिसमें 0% ब्याज होगा। आज अगर एक दुकान डालनी हो तो 1 लाख रुपए में सामान डल जाता है और गांव में दुकान खुल जाती है। अगर एक आदमी 1 लाख रुपए लेगा तो तकरीबन 1000 आदमी उसके अंदर रोजगार पाएगा और 68 कंस्टिट्यूंसियों में 68,000 आदमी को सीधा कांग्रेस पार्टी ने रोजगार देने का ये प्रयत्न किया है कि अपने गांव में अपने घर में बैठ के आप लोग रोजगार पाइए और काम करें। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की दूसरी घोषणा ये है कि सबसे पहले जो हजारों पद खाली पड़े हैं उनको आते ही हम इमीडिएटली भर देंगे और उसके अलावा 5 लाख नौकरियों का जो वायदा है वो श्री राजीव शुक्ला जी ने कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डालने की बात की है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो डलेगा 5 लाख नौकरियों की अगले 5 सालों में घोषणा जो राजीव शुक्ला जी ने नगरोटा बगुआ से गांधी ग्राउंड से श्रीमती सोनिया गांधी जी श्री राहुल गांधी जी की अनुमति से की, हम पहली कैबिनेट में उसको पास करेंगे कि 5 लाख नौकरियां जो हैं वो अगले 5 साल के अंदर, ये कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रयत्न है और मैनिफेस्टो में डल जाएगा। थोड़े दिन में कांग्रेस का घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र में डला होगा कि 5 लाख नौकरियां सभी लोगों को हिमाचल प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी। उसको लेके हमने लोगों तक जाना है। ओपीएस के मुद्दे पे सरकार जो है उनकी आपने हालत देख ली, उन्होंने लोगों को झांसा दिया, लोगों को गप्पे मारी, फरेब किया, पर कांग्रेस सरकार ने घोषणा की है कि पहली कैबिनेट में हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा है कांग्रेस की कि जो लोग पेपर लीक के अंदर रोज ऐसा रैकेट चला हुआ है जिसमें पेपर लीक होता है उसमें 10 वर्ष की सजा इमीडिएटली हम देंगे जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा या पाया जाएगा। क्योंकि आज पेपर लीक हुआ, इतने दिनों से हजारों लाखों लोग पेपर देते हैं, पेपरों के पैसे खर्चते हैं, फॉर्म के पैसे खर्चते हैं, घर से दूर जाके पेपर देते हैं, पर पेपर लीक के बाद आपने उनकी हालत देख ली कि घरों में बैठ के वो रोते हैं। कांग्रेस पार्टी इसके लिए बड़ी संवेदनशील है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भी लोगों तक लेके जा रही है। इन वचनों को लेके हम लोगों तक जाएंगे और बेरोजगार और रोजगार की जो यात्रा है उसको घर घर तक पहुंचाएंगे और इस रोजगार के लिए मैं मीडिया का भी और आप सबका भी पूरा समर्थन चाहूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और साथ में स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी बहन अलका लांबा जी का, आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली जी का। आज के इस प्रेस वार्ता जो विशेष तौर पर जो रखी गई थी, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा, बेरोजगार युवाओं की बुलंद आवाज़ स्वर्गीय जीएस बाली जी की ये सोच थी कि किस प्रकार से जो प्रदेश में जो युवा हैं उनको किस प्रकार से रोजगार दिया जाए और 2012 में उन्होंने पूरे के पूरे प्रदेश भर में ये यात्रा निकाली और जब हमारी सरकार आई उसके बावजूद लाखों युवाओं को रोजगार देने का उन्होंने काम किया। उसी को आगे ले चलते हुए जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में लाखों युवा बेरोजगार हैं, उन बेरोजगार युवाओं की लड़ाई को मजबूती देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय रघुवीर सिंह बाली जी कल राजीव गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं तमाम युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि विस्तार में सभी हमारे आदरणीय जो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व बैठा उन्होंने विस्तार में आपको सब कुछ बताया है। मैं सिर्फ युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में आप लोगों ने युवा कांग्रेस का साथ दिया, हर मुद्दे में, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को निरस्त करने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पे आपने युवा कांग्रेस का साथ दिया। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूँगा, ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, ये आप युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। जिस प्रकार से आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है,
युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, तो मैं सिर्फ आपसे निवेदन करना चाहूंगा इस यात्रा में आप लोग बढ़ चढ़ कर साथ दें। सवाल आप लोगों को रोजगार संघर्ष यात्रा शुरू करने की तरफ से तो भारी बरसात है, तो कैसे सफल होगी इतनी बरसात में ये यात्रा, इंतजाम क्या है? देखिए, बड़ा जरूरी सवाल था और बड़ा अच्छा अभी पहला सवाल ये आया। रोजगार संघर्ष यात्रा, जिसका नाम ही संघर्ष है, उसको सबसे पहले तो लोगों ने कमर कस ली है। कल आप देखेंगे कि हजारों लोग सड़कों पे होंगे और हजारों लोग, ये बहुत सालों बाद आप देखेंगे कि इस तरह का माहौल, क्योंकि 5 साल से भाजपा की सरकार है, कई प्रदर्शन, जिस तरह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साहब ने कहा, इन्होंने कई प्रदर्शन हजारों लोगों को लेके किए और रात दिन तत्पर रहते हैं। और बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने और अलग अलग नेताओं ने, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, पब्लिक ने बाहर आके सरकार के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन किए। पर ये क्योंकि संघर्ष है और संघर्ष के पद जो है वो कठिन भी होते हैं। रोजगार की बात है, लोगों के भविष्य की बात है, लोगों के आने वाले कल की बात है, ये जो आने वाली पीढ़ी है उसके कल की बात है। जो माताएं हैं, जो पिता हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, वो इसके लिए बड़े संवेदनशील हैं। आप देखेंगे हजारों लोग सड़कों पे होंगे और हमने इसके लिए जो इंतजाम है वो पूरी तरह से किया है। अगर बारिश होगी तो हजारों छातों का भी इंतजाम है, हजारों छाते लेके लोग चलेंगे। आगे जाके खाने का भी उस तरह से इंतजाम है, आगे जाके रहने का भी उस तरह से इंतजाम है। तो कोई भी इंतजाम में कमी नहीं है, सारा इंतजाम बारिश को देखते हुए किया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे कल हजारों लोग यहाँ पे धर्मशाला से चलेंगे और आप सभी वहाँ पे हो। कांग्रेस के कौन कौन से मुख्य चेहरे इस संघर्ष यात्रा में मौजूद रहेंगे, इसके बारे में अगर? देखिए, कांग्रेस के सभी चेहरे इस संघर्ष यात्रा में मौजूद रहे। आपने देखा कि जब 27 तारीख को ये संघर्ष यात्रा का लॉन्च हुआ, वो हजारों लोगों के साथ ऐतिहासिक लॉन्च हुआ और उसमें सारा नेशनल लीडरशिप, अलका लांबा जी भी उसमें आई थी, राजीव शुक्ला जी थे, हमारे सारे सेक्रेटरी थे, प्रदेश की सभी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी थी, हमारे सीएलपी थे, हमारे कैंपेन कमेटी के चीफ थे, हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट इसलिए नहीं उस दिन पहुंच पाई क्योंकि राजा साहब की, राजा वीरभद्र सिंह जी की उस दिन पूजा थी, उनके घर में उनकी पूजा थी और वो जो पूजा का कार्यक्रम था वो घर का जो होता है उसमें किसी को जो धर्मपत्नी है उनको बैठना पड़ता है और इसीलिए विक्रमादित्य जी इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उस दिन बारिश थी बड़ी तेज और उस दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर में आना था, नहीं पहुंच पाए। तो ये असलियत है कि कांग्रेस पार्टी का सारा नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे के ऊपर, बेरोजगार के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी का ये ऐलान है, उन्होंने इस यात्रा का ऐलान किया है, उदयपुर शिविर से इसका ऐलान हुआ है, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे जाने के लिए कहा गया है। मुझे राष्ट्रीय सचिव बनने के नाते और राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मुझे ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि राहुल गांधी जी ने मुझे इस यात्रा का कन्वीनर भी बनाया। ये कन्वीनर मुझे प्रदेश के लिए जो बनाया गया और प्रदेश की 2 पार्लियामेंट मुझे दी गई और 2 पार्लियामेंट विक्रमादित्य जी को दी गई। शिमला और मंडी पार्लियामेंट विक्रमादित्य जी के पास है और कांगड़ा और हमीरपुर पार्लियामेंट मेरे पास है। तो ये बहुत बड़ा हमारे पे पार्टी ने भरोसा जताया है और इस भरोसे को आगे लेके जाएंगे। सारा नेतृत्व आप देखेंगे सड़कों पे होगा। आप देखेंगे कि आज भी आप देख रहे हैं कि अगर ये इतना संवेदनशील मुद्दा नहीं होता तो दिल्ली से अलका लांबा जी चल के यहाँ नहीं पहुंचती, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं यहाँ पे पहुंची। और इसका लॉन्च पे सारे हिमाचल के लीडर नहीं होते, आपने खुद अपने अखबारों में लिखा, आप सब ने लिखा कि हिमाचल के सभी लीडर जो थे वो इसके लॉन्च में पहुंचे थे। अब सारे लीडर इलेक्शनों में गए हुए हैं, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जब जब हम उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वो सारे लीडर, जितने भी लीडर वहां कंस्टिट्यूएंसी में होंगे वो ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी का वर्कर ज्वाइन करेगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि लीडर जो है वो अपने इलेक्शन को लड़ें। ये यात्रा जो है उसका एक पार्ट है इलेक्शन का, हम उनका समर्थन करेंगे उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके। हम ये इलेक्शन, क्योंकि 2 महीने रह गए, सारी कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पे होना है, जहां जहां वो ज्वाइन कर पाएंगे वहां वहां वो ज्वाइन करेंगे। बहुत से लीडरों ने इसके लॉन्च पे ज्वाइन कर लिया। सर, रोजगार संघर्ष यात्रा की बात करें तो जिस प्रकार का आपको ज्ञात अलका लांबा जी ने भी कहा है कि हिमाचल में जिस प्रकार से चिट्टा अवैध रूप से बेचा जा रहा है, तो आपको लगता है रोजगार संघर्ष यात्रा के साथ साथ इस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि जो नशा तस्कर हैं वो हिमाचल प्रदेश में ना हो और ऐसा ना हो कि उड़ता पंजाब की तरह हिमाचल में भी उड़ता हिमाचल जैसी स्थिति बन जाए। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है ये। अलका लांबा जी ने इसके बारे में बात की
अलका जी ने कहा कि इस मुद्दे को लेके हम घर घर में जा रहे हैं। ये सिर्फ मुद्दा यात्रा में चलाने वाला नहीं है, ये मुद्दा घर घर में ले जाने वाला है, क्योंकि घर वाले इससे आहत हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी आहत हो रही है। यात्रा में ये पूरी तरह से इस मुद्दे को लेके जाएंगे और लोगों के साथ इस मुद्दे के बारे में कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है और कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर पूरा काम करेगी। ये जो घोषणाएं सर की गई हैं, इन घोषणाओं की क्या गारंटी कि ये राजनीतिक घोषणाएं बनकर तो नहीं रह जाएंगी सत्ता में आने के बाद? जब उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रावधान होना था और वो प्रावधान दिया गया आप लोगों के सामने। जब घोषणा पत्र पार्टी का लॉन्च होता है तो वो एक मंदिर में रखे हुए ग्रंथ की तरह होता है या एक गुरुद्वारे में रखे हुए ग्रंथ की तरह होता है, वो गीता की तरह होता है। उस घोषणा पत्र को पार्टी अपने सर पे लगा के रखती है, क्योंकि उसी घोषणा को लेके वो लोगों तक जाती है और लोग उसी घोषणा को सुन के आपको वोट करते हैं। तो ये दायित्व पार्टी का, मतलब कांग्रेस पार्टी देश की बहुत बड़ी पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी घोषणा करेगी और उसको हवा हवाई कर देगी। कांग्रेस पार्टी ने जो आज तक कहा है वो किया है। कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहा है, ना कभी रहेगा। दो विधायक भाजपा में शामिल हुए, क्या फायदा नुकसान देखते हैं पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये बेरोजगारी की वो थी, पर आपने ये सवाल पूछा है और सवाल ये मुझे पता है कि ये लोगों के जहन में चल रहा है, तो इसका मैं हमेशा क्लियर आंसर करता हूँ, इसका बड़ा क्लियर आंसर करूँ। देखिए, विधायक जो गए हैं वो पहले से भाजपा से ही कांग्रेस में आए थे। उनकी पृष्ठभूमि जो थी वो भाजपा थी, दोनों भाजपा के सदस्य थे। भाजपा से उन्होंने टिकट मांगी, उसके बाद वो लड़े, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दी, वो जीत गए। कांग्रेस पार्टी की लहर थी, कांग्रेस में जीते और कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम भी किया, उनके लिए बहुत काम किया, उनके कंस्टिट्यूएंसी में जो जो कर सकती थी पार्टी ने किया। अब किस चीज के लिए वो गए हैं और जो मिशन लोटस है उसमें कितने लोग गए हैं देश में और उनका क्या हाल हुआ है वो देखो। मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा आपको। राजस्थान में भी लोग गए थे, राजस्थान के उन लोगों की सूची बाहर निकालिए, पर सरकार कांग्रेस की बनी और आज तक वो तड़प रहे, आज तक वो रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मन बना लिया है। अब जो इस ट्रेन के डब्बे पे सवार होगा वो आगे निकल जाएगा और जो रह गया वो छूट जाएगा। ये ट्रेन चल पड़ी है, लोगों ने इस ट्रेन को चला दिया है। अब ये लोग जो गए हैं, इनको क्या बोला गया, इन्होंने क्या किया, ये लोग जानते हैं, पर ये ट्रेन लोगों ने निकाल दी। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई है तो पूरे जोरों शोरों से आई है। और इस बार जो 6 महीने पहले चुनाव हुए, आपने देख लिया कि क्या हाल हुआ भाजपा का। 4 सीटें, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था, ऐसा कभी भी नहीं होता था कि बाई इलेक्शन होता था। जो सरकार चल रही होती थी, सत्तासीन होती थी, जिस सरकार की सरकार होती थी, जो सरकार गवर्नमेंट चला रही होती थी, अगर वो भाजपा की सरकार होती थी तो बाई इलेक्शन में भाजपा के लोग जीतते थे। अगर कांग्रेस की सरकार होती थी तो बाई इलेक्शन में कांग्रेस के लोग जीतते थे। पर ये पहली बार हुआ है कि भाजपा की सरकार है, जयराम जी की सरकार है, और लोगों ने जयराम जी की कह के उनको ये कहा कि भाई हम आपका साथ, भगवान का तो नाम ले लेंगे, राम जी की जय कर देंगे, पर अब भाजपा को हमने उखाड़ना है। 4 सीटों पे भाजपा की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की 4 सीटें आई, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों ने अपना मन बना लिया। कलाम जी, आपसे एक सवाल है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आपने कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तब आपने बहुत संघर्ष किया था इन तीनों मुद्दे पे। आपको नहीं लगता कि फिर जब आपने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा, उस वक्त भी आपने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का ही नारा दिया और आपने फिर से वापस कांग्रेस का दामन थाम लिया? नहीं लगता आपको कि आज के जो नेता हैं, ये तीनों ही जो संघर्षित पहलू है उस पर अपनी राजनीति चमकाते हैं और कभी अपने घर वापस लौटते हैं, कभी दूसरे के घर चले जाते हैं? कब तक चलता रहेगा? देखिए, मुझे लग रहा है बहुत निजी सवाल है ये, और पता नहीं बाकी पत्रकारों का, हिमाचल का लोगों का इसमें कितना इंटरेस्ट होगा। अगर 1-to-1 इंटरव्यू लेना चाहेंगे मैं दूंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस सत्ता में थी और मैं सत्ता छोड़कर रामलीला मैदान में गई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन में गई थी, विधायक बनी, उस पार्टी को, केजरीवाल को बदलते हुए देखा, सत्ता छोड़ी
वापस संघर्ष का रास्ता चुना। भाजपा भी सत्ता में थी, आम आदमी भी सत्ता में थी, लेकिन अपनी घर वापसी आई, अपनी कांग्रेस में आई और संघर्ष का रास्ता चुना और संघर्ष कर रही है, क्योंकि धोखा हुआ। आज आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, बताना चाहूंगी इस समय जब आप उससे बात कर रहे हैं, वही उप मुख्यमंत्री जो कल हिमाचल में पंजाब के मुख्यमंत्री का भी काम छुड़ाकर अपना भी काम छोड़कर हिमाचल घूम रहे थे, उनके घर अभी सीबीआई की रेड चल रही है। उनका नाम है मनीष सिसोदिया। इन्हीं के आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो अभी तक हिमाचल के आम आदमी पार्टी के प्रभारी थे, 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठा रखा है। आप समझ रहे हैं, पंजाब के इन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़ लिया, कमीशन खोरी में जेल में बैठे हुए हैं। ये सब चीजें होते हुए देखकर मैं उस पार्टी में सिर्फ इसीलिए बनी रहती क्योंकि सत्ता थी, मैं विधायक थी, तो ठोकर मारी, संघर्ष का रास्ता चुना है। आज वही मनीष सिसोदिया ट्वीट करके कह रहे हैं कि अपना जो है मैं तो बच्चों का भविष्य बना रहा था। शिक्षा नीति पर आप पे कार्रवाई नहीं हुई। आपका शराब नीति जो आपकी थी, सीबीआई की जांच के बाद आपने जिसे वापस ले लिया, उस शराब नीति में आप एक के साथ एक दारू की बोतल दिल्ली में फ्री बांट के बच्चों का भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। आपने शराब पीने की उम्र को 25 से 21 कर दिया, ऐसे भविष्य बना रहे थे आप मनीष सिसोदिया जी। दिल्ली में नियमों को ताक में रखकर घरों में, मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली, महिलाओं ने विरोध किया, महिला मार्शल से पिटवाया गया और अरविंद केजरीवाल खामोश रहे, ऐसे दिल्ली का भविष्य बना रहे थे मनीष सिसोदिया जी। हिमाचल की एक स्वच्छ हवा में से दिल्ली की विश्व की सबसे जहरीली हवाओं में मनीष सिसोदिया जी गए हैं। सीबीआई का सामना करें, और अगर कांग्रेस की तरह उन्हें लगता है सीबीआई ईडी का दुरुपयोग है, तो क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी, आप सत्येंद्र जैन जी के समर्थन में सड़कों पर उतरे, आपका कार्यकर्ता उतरा। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी ने बीच पार्लियामेंट में बुलाया, सोनिया जी गई। राहुल गांधी जी को 5 दिन 55 घंटे ईडी ने बुलाया, वो भी वहां गए। और हम कार्यकर्ता क्या कर रहे थे? हम कार्यकर्ता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर आंदोलन करके अपने नेताओं को ताकत दे रहे थे, क्योंकि हम मानते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का भाजपा चुनावी हथियार बना के इस्तेमाल करते हैं। तो आम आदमी को लगता है तो आए ना सड़कों पर, लेकिन उन्हें लगता है भ्रष्टाचार हुआ है, उनके नेता सही पकड़े गए, इसलिए खामोश। फिर आपके ऊपर जो कार्रवाई चल रही कांग्रेस पार्टी पे ईडी या सीबीआई की चल रही और आम आदमी पार्टी पे चल रही, अगर ये सीबीआई आपके हिसाब से दमनकारी नीतियों के तहत काम कर रही है, तो आपकी कार्रवाई में और आपकी कार्रवाई में अंतर क्यों? अच्छा चलिए, बहुत आसानी से समझाती हूँ। एक आप है, एक मैं हूँ, ये ईडी है, ये आप पे कार्रवाई करती है और ये मेरे पे भी कार्रवाई करती है। मुझ पे गलत कार्रवाई है, मैं डंके की चोट पर इनका सामना भी करती हूँ, लड़ती भी, लेकिन आप खामोश होकर क्यों बैठ गए हैं? आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? केजरीवाल कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है, आपकी चाहे वो सत्येंद्र जैन हो मनी लॉन्ड्रिंग में, और चाहे मनीष सिसोदिया शराब की नीति में, ये किसने कहा? मुख्य सचिव दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई को भ्रष्टाचार की जांच सौंपी है। 144 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। जो लाइसेंस फीस रद्द होनी थी, जब्त होनी थी, सरकारी खजाने में जाना था 144 करोड़ रुपया, वो मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस फीस माफ कर दी। तो आपको अगर लगता है ये गलत कर रहे हैं, तो आपको बोलना है ना। आप तो चुप बैठे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी सड़कों पर नहीं है। और 70 साल में 15 साल शीला दीक्षित जी थी, हमने राज किया 50 साल। आज चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मोदी जी। हिमाचल जानना चाहता है, एक नाम बता दीजिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, जिसे 8 सालों में, या मंत्री का या सांसद का, जिन्हें आपने दोषी करार करके सजा तक पहुंचा दिया। एक नाम नहीं है, झूठे बदनाम हुई है कांग्रेस। डॉक्टर मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, और आज भी यही हथकंडा बना के डराने की कोशिश है। धन्यवाद। चाहे आप लोगों की ठंडी हो रही है और आप सबको स्वागत है, मैं यही हूँ, 1 घंटा और हूँ आपसे 1-on-1 भी हम लोग सब आपके सवालों के जवाब देंगे। एक लास्ट सवाल है।